जब मैं पैदा हुई तो सबने खुशी का इजहार नहीं किया। माँ कहती थी कि वो रो पड़ी थी। डॉक्टर ने बस एक बात कही थी, बच्ची ठीक है, उसकी टांग में थोड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक नासूर बन गई। लोगों ने मुझे नाम नहीं दिया, बस नाम रख दिया, लूली लंगड़ी। मैं कविता हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। जब भी बच्चों के साथ खेलना चाहती, हंसना चाहती और गली में पहुंचती तो उनकी नजरों का रुख बदल जाता। बच्चों की आंखों में हैरानी नहीं, एक अजीब सी हकराहट थी। एक दिन ये बच्ची ने अपनी माँ से कहा, ये लड़की अजीब क्यों है? और उसकी माँ ने बड़े आराम से कहा, ये लंगड़ी है ना बेटा। मेरे 3 भाई थे और मैं इकलौती बहन, लेकिन कभी किसी ने मेरे दिल की बात नहीं सुनी। घर में मेरा मजाक बनाया जाता, जैसे मेरा वजूद ही शर्मिंदगी हो। बड़े भाई कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाते, हमेशा आवाज देते, अरे लंगड़ी पानी ला, लंगड़ी चाय बना। कभी कभी सोचती क्या उनके दिल में मेरे लिए प्यार है? शायद था भी, लेकिन वो उसे जाहिर करने का तरीका भूल गए थे। माँ की गोद में तो मैं सहारा लिया करती थी, लेकिन कभी कभार गुस्से में वो भी मुझसे वही बातें सुना देती थी। लूली लंगड़ी बात सुन ले, तू बात क्यों नहीं मानती? मैं अंदर से टूट जाती, लेकिन माँ भी मजबूर थी। शायद वो अपने अंदर का गुस्सा, अपनी बेबसी मेरे वजूद पर निकाल देती थी। मैं रोती नहीं थी, बस चुप हो जाती थी। मोहल्ले में मेरा जिक्र होता तो नाम से नहीं, हालात से। लूली लंगड़ी की माँ बाजार गई है, या लूली लंगड़ी आज फिर गली में गिर गई। वो सब मुझे मेरी टांग से पहचानते थे, मेरी आंखों से नहीं, मेरी बातों से नहीं, मेरे सपनों से नहीं। उनके लिए मैं एक मजाक थी। मैं शीशे में खुद को देखती, एक मासूम चेहरा, लेकिन एक फर्क जो सबको कांटे की तरह चुभता था। कभी कभार खुद से कहती, काश मैं भी सबकी तरह होती तो मेरी भी तारीफ होती। मैं किसी के लिए शर्मिंदगी की वजह कभी नहीं बनती। मेरे भाई जब दोस्तों के साथ बैठे होते तो मेरी बात नहीं करते। अगर कोई पूछ ले बहन है, तो बस कहते हाँ है, फिर बात बदल देते। मैं उनकी बहन थी, लेकिन जैसे कोई राज, कोई बोझ या कोई शर्मिंदगी की वजह बन चुकी थी। अक्सर रात को मैं चुपचाप बैठकर आसमान को देखती, सितारों से बातें करती, उनसे कहती, तुम्हें कोई लंगड़ा कहकर नहीं बुलाता ना, तुम पर कोई ताना नहीं कसता। वो चुप रहते थे, लेकिन ऐसा लगता कि सुन जरूर रहे हैं। एक दिन माँ ने मुझे गोद में लिया और पूछा, बेटा अगर मैं मर गई तो फिर तू क्या करेगी? मैं कुछ नहीं बोली। दिल में सिर्फ यही आया, शायद तब लोग मुझ पर तरस खाएं, मुझे इंसान समझें। अब जब कोई मुझे लूली लंगड़ी कहता तो दुख नहीं होता, क्योंकि मैं समझ गई थी ये दुनिया सिर्फ वही देखती है जो आंखों के सामने होता है। दिल की खूबसूरती, नियत की सच्चाई, इनका कोई वजन नहीं होता। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कविता हूँ, और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, भगवान ने मुझे जैसा बनाया है वैसा ही सबसे बेहतर है। मेरे बचपन का कोई खास साथी नहीं था, ना कोई सहेली जो मेरा हाथ पकड़कर गली में दौड़े, ना कोई बच्चा जो मेरे साथ खेलने को तैयार हो। गली में चहल पहल होती, बच्चे शोर मचाते, लेकिन जैसे ही मैं वहां कदम रखती, सब चुप हो जाते। निगाहें मेरा पीछा करती, जैसे मैं कोई गैर मामूली चीज हूँ। कुछ लोग तो खुसुर फुसुर कहते और कुछ लोग जोर से हंस पड़ते। एक दिन माँ मुझे नई चप्पल दिलाकर लाई। मैं बहुत खुश हुई। चप्पल पहनकर गली के नुक्कड़ तक चली गई। 2 लड़कियां, आयशा और रूबी, कुछ गुड़ियों से खेल रही थीं। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। रूबी ने एक नज़र मेरी टांग पर डाली और फिर आयशा के कान में कुछ कहा। दोनों हंसने लगीं। तुम्हारी भी गुड़िया है? रूबी ने पूछा। अरे इसकी तो गुड़िया भी लंगड़ी होगी। मैं वहां से उठकर तेजी से वापस घर आ गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन मैं समझ गई थी ये कोई पहला मौका नहीं था। ऐसे बहुत सारे लम्हे थे, किस किस को मैं गिनवाती। सर्दियों की एक शाम याद है, सब बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। मैं छत पर चली आई, हाथ में सिर्फ एक डोर थी, बस देखने का शौक था। नीचे से आवाज आई, अरे लंगड़ी ऊपर क्या कर रही है? अगर कहीं गिर गई तो इल्जाम हम पर ही ना आ जाए। मेरा हाथ वहीं रुक गया, डोर छूट गई। दिल ने कहा, वापस चली जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं। मोहल्ले में एक शादी थी, सब बच्चे नाच गाने की रिहर्सल में व्यस्त थे। मैंने माँ से कहा, मुझे भी जाना है। माँ ने मुझे तैयार किया, मेरे दुपट्टे में सितारे लगाए, कानों में छोटे झुमके पहनाए। जब मैं वहां पहुंची, सबने नजर फेर ली, कोई एक बच्चा भी मुझसे नहीं बोला। फिर किसी ने कहा, आज हमें लंगड़ी के साथ नाचना है। मैं एक तरफ खड़ी रही, थोड़ा सा हिली तो सबकी हंसी निकल गई। एक बच्चा बोला,
ये नाचेगी, इसकी तो कमर भी बराबर नहीं पड़ती। उस दिन मैं सिर्फ 2 मिनट बाहर रुकी, फिर वापस आ गई। माँ मेरे पीछे आई। घर आकर उन्होंने अपना दुपट्टा आंखों पर रख लिया और बस इतना बोला, हे भगवान, मेरी बेटी को वो इज्जत दो जो लोग उसे जीने से पहले छीन लेते हैं। ऐसा ही एक और दिन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों ने क्रिकेट मैच रखा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। जैसे ही आगे बढ़ी, एक बच्ची ने अपना बैट फेंक कर कहा, अगर ये खेलेगी तो मैं नहीं खेलूंगी। मैं वापस चली आई। कभी कभी सोचती, क्या मेरा जुर्म ये है कि मैं थोड़ा अलग हूं? फिर खुद को जवाब देती, शायद हाँ, मैं सबके लिए तमाशा थी। जहां जाती नजरों से घूरा जाता, कोई हमदर्दी से देखता, कोई नफरत से, लेकिन नजर डाली जरूर जाती थी। ये सब किसी शारीरिक फर्क की वजह से नहीं हो रहा था, ये तो लोगों की सोच का आईना था। और ये सोच मेरे बचपन की दीवारों पर जख्म की तरह कुरेदी जा रही थी। घर की दीवारों से निकलने की पहली उम्मीद थी स्कूल। माँ ने बड़ी प्रार्थनाओं के साथ मेरा एडमिशन करवाया। कहा यहाँ से तो कुछ सीखेगी, शायद वक्त के साथ लोग समझ जाएं। मुझे भी लगा शायद स्कूल में सब अलग होगा, शायद वहां बच्चे मेरे जैसे हों, या शायद उनकी सोच बड़ी हो। पहला दिन था। माँ ने मेरी कॉपियों पर नाम लिखा, बस्ते में चॉकलेट रखी और मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ने आई। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों थे। मैं गेट के अंदर गई तो एक लड़की ने जोर से कहा, ये लड़की क्यों आई है? दूसरे ने धीरे से बोला, इसकी एक टांग छोटी है। पहली क्लास में टीचर ने मुझे सबके सामने खड़ा किया और बोली, ये है कविता, हमारी नई स्टूडेंट। एक लड़का जोर से बोला, मैडम ये तो चल भी नहीं सकती। पूरी क्लास हंसने लगी। टीचर ने कहा, चुप करो, लेकिन उनकी आंखों में भी हैरत थी। शायद वो भी सोच रही थी, ये लड़की यहाँ करने क्या आई है। पहले हफ्ते में ही समझ आ गया, यहाँ भी कुछ भी अलग नहीं है। जहां भी जाती हंसी पीछे पीछे चलती थी। टिफिन खोलती तो कोई कहता, ये क्या खाती है, इसे तो दवा खानी चाहिए। एक दिन तो हद ही हो गई। लंच के बाद मैं पानी पीने जा रही थी, जब किसी ने मेरी कुर्सी पीछे खींच ली और मैं गिर गई। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। एक लड़की बोली, देखो, जमीन भी इसे झेल नहीं पा रही। टीचर आई, उन्होंने सबको डांटा, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। बाद में उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा आप आराम से बैठा करो, जल्दबाजी ना किया करो। मैं कुछ नहीं बोली। वो भी मुझे हमदर्दी नहीं बल्कि बेचैनी से बात कर रही थी, जैसे मैं उनकी क्लास की कोई रुकावट हूँ। एक दिन अंग्रेजी की क्लास में टीचर ने सबको बारी बारी खड़ा करके पोयम सुनाने को कहा। जब मेरी बारी आई तो एक लड़की जोर से बोली, सर ये तो बोलते हुए भी लंगड़ा जाएगी। मेरी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन मैंने पूरी पोयम सुनाई। टीचर ने मेरी तारीफ की। एक बार मैथ की क्लास में एक सवाल समझ में नहीं आया तो मैंने सर से पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हें तो आसान सवाल भी मुश्किल लगते हैं, बैठ जाओ। वो सिर्फ मेरी खामोशी का फायदा उठा रहे थे। माँ हर रोज मुझसे पूछती, स्कूल कैसा चल रहा है? मैं मुस्कुराकर कहती, अच्छा, लेकिन दिल में सच छुपा कर रखती थी। वो पहले ही इतनी परेशान थी और मैं उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती थी। एक दिन बारिश हो रही थी, सब बच्चे लॉन में भीगने गए। मैं भी गई। जमीन पर चलने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से एक लड़का बोला, लंगड़ी का नाच तो देखो। सबने तालियां बजा दी। मैं वहीं रुक गई। दिल में आया कि भाग जाऊं, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसी दिन वापसी पर माँ ने मेरे चेहरे का रंग देखा और शायद पहली बार पूछा, सच बताओ क्या होता है वहां पर? मेरी आंखें झुक गईं। रात को मैं देर तक चुप रही। अगले दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेंगी। उन्होंने जाकर शिकायत की, लेकिन उनका जवाब था, हम कोशिश करते हैं कि सब बराबर हो, लेकिन बच्चों को तो आप समझा नहीं सकते। माँ बाहर आ गईं और स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने ध्यान से माँ को देखा। वो बोली, अब तुम घर पर ही रहोगी, ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी आवाज में एक चीख दबी थी जो बाहर नहीं आई, सिर्फ एक आह निकली। उसके बाद दिन एक जैसे होने लगे। न बस्ता, न यूनिफॉर्म, न सुबह की दौड़। मैं सुबह माँ के साथ चूल्हे के पास बैठ जाती और दिन गिन गिन कर गुजारती। कभी किचन में बर्तन धोती, कभी पुरानी किताबें पलटती, लेकिन दिल अंदर से खाली होता जा रहा था। मैंने बोलना छोड़ दिया था। दिन गुजरने लगे थे, लेकिन वक्त जैसे मेरे लिए ठहर गया था। मैं छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती, क्या मेरी दुनिया यही है? सिर्फ ये घर की दीवारें, ये खामोशी। लेकिन एक बात मैं खुद से कहती, अब मैं किसी से शिकायत न करूंगी,
न नाम से न दुनिया से। अगर किसी को कुछ बदलना है तो वो मैं खुद ही हूँ। शायद दिल ने पहली बार हिम्मत की और इसीलिए मैंने एक बार फिर माँ को अपनी पढ़ाई के लिए मनाया, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये समझ आ गया था कि पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है जो मुझे इज्जत दिला सकती है। लेकिन माँ ने कहा, अगर तुम स्कूल गई तो फिर से सब कुछ वही झेलना पड़ेगा। मैंने माँ से कहा, मैं तैयार हूँ, क्योंकि आज अगर लोगों की वजह से मैंने अपने कदम पीछे किए तो मैं पूरी जिंदगी पीछे रह जाऊंगी। माँ को शायद मेरी बात समझ आ गई और उन्होंने मुझे दोबारा स्कूल में दाखिला दिला दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरे तीनों भाई बड़े हो चुके थे, सबकी शादियां हो गईं। एक के बाद एक दुल्हन घर आई, नए रंग, नए कपड़े, नई खुशबुएं, लेकिन उन सबके बीच एक चीज नहीं बदली, मेरा वजूद। और उस पर चिपकी वो पुरानी पहचान, लूली लंगड़ी। पहली भाभी नैना थी, बातूनी और तेज जुबान वाली। दूसरी नंबर की रेखा, नरम स्वभाव की लेकिन दो चेहरे वाली। और तीसरी सबसे छोटी शिवानी, जिसे अपनी हर बात पर जोर से हंसना आता था। वो तीनों मिलकर अक्सर बातें करती और जब मैं पास से गुजरती तो चुप हो जाती। एक दिन जब रेखा भाभी किचन में थी, मैंने आटा गूंथ कर पास में रखा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है लूली, आज तो काम भी सीधा कर लिया। शिवानी तुरंत बोली, बस इतना सीख गई है, अब आएगा कोई राजा और ब्याह कर ले जाएगा। नैना हंस पड़ी, राजा नहीं बहन, अगर कोई अंधा हो तभी बात बन पाएगी, वरना कौन इस लंगड़ी को अपने घर लेकर जाएगा। मेरी आंखों में खून के आंसू उतर आए, लेकिन मैं कुछ बोल ना पाई और वापस कमरे में चली गई। मेरे लिए कोई जगह अपनी नहीं रही थी। भाभियों के आने से मेरा कमरा भी छिन गया। उनका कहना था कि मुझे कमरे में रहने की जरूरत ही क्या है, मैं तो आंगन या छत पर कहीं भी रह सकती हूँ। इन सब लोगों के बीच में सिर्फ माँ ही मेरी ढाल थी, लेकिन वो भी थक चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि हर बात पर बोलना मतलब झगड़े को बढ़ावा देना है। अक्सर वो कहती, बेटा सब बर्दाश्त करो, ये घर है, यहाँ तो उनकी ही चलेगी। मैं भी सर हिला देती। अगर कभी कोई मेहमान आ जाता तो नैना मुझे किचन में रोक लेती, तो उनके सामने मत जाना, लोग सवाल करते हैं। रेखा अक्सर मेरे बारे में कुछ कहती और जोड़ती, हाँ एक बहन और है, थोड़ी कमजोर है। एक दिन मैंने माँ से कहा, मैं बैंक की तैयारी करना चाहती हूँ और इसके लिए कोचिंग जाना चाहती हूँ, शायद उससे कुछ मैं बन जाऊं और कम से कम व्यस्त तो रहूं। माँ सुनकर खुश हुई, लेकिन नैना बोली, तेरे बस का है रोज रोज इतनी दूर चलकर जाना, और फिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तभी रेखा भाभी बोली, अब तक जो सुनते आ रहे थे वो क्या कम थे जो और नए लोगों के ताने सुनवाओगी। तीसरी भाभी कहने लगी, अरे करने दो, कम से कम इसका वक्त तो कटेगा। लेकिन उनकी आवाज में भी तंज था। घर के सारे काम मेरी ही जिम्मेदारी पर थे। भाभियां बस अपने आप में व्यस्त रहती। माँ भी अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। एक दिन माँ बीमार हो गई, 2 दिन तक बुखार रहा। मैंने उन्हें दवाइयाँ दी, सेवा की, पानी गर्म किया, खिचड़ी बनाई, लेकिन इस सब का श्रेय भी भाभियां ही बटोरती रहीं। दूसरों के सामने यही कहती, माँ तो हमारे दम पर ही चल रही हैं, वरना कब की जा चुकी होती। ये सुनकर मैं सिर्फ खामोश हो जाती। कभी कभी मन करता था कि भाभियों के बीच बैठूं, बातें करूं, हंसूं, लेकिन मैं जानती थी कि अगर उनके पास गई तो फिर से मेरा ही मजाक बनाया जाएगा। और अगर कभी मैं खुद के लिए थोड़ा समय निकालने की कोशिश करती तो मुझे कोई न कोई काम सौंप दिया जाता। कभी चूल्हा जलाने को, कभी कपड़े समेटने को, तो कभी बाजार से सामान लाने को। सब कुछ ऐसा लगता था जैसे मेरा वजूद इस घर में सिर्फ काम करने के लिए है। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र देना। कुछ दिनों तक मैंने सिलाई का काम किया और उससे जो भी पैसे जमा हुए वो अपनी कोचिंग की फीस में लगा दिए। और फिर मैंने बैंक की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन माँ ने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी और कहा, नुक्कड़ वाली दुकान से ये सारी चीजें ले आओ। मैंने दुपट्टा ठीक किया, पर्ची मुट्ठी में दबाई और गली में निकल पड़ी। सामने से 4 लड़कियां आ रही थीं। मैंने उनकी ओर न देखा, बस नजरें नीचे करके निकल गई। वे कहने लगी, देखो तो ये लूली लंगड़ी अब हमारी बराबरी करने चली है। सोचती है कि बैंक की तैयारी कर रही है तो कुछ बन जाएगी, खुद से तो चला नहीं जाता। बैंक में क्या काम करेगी, खाक सब काम खराब करेगी। एक और लड़की बोली, अरे सोचो इसका पति कैसा होगा, इसे देखेगा तो भाग जाएगा, कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को। उनके शब्द सीधे मेरे दिल में चुभ गए। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों का दर्द और बढ़ गया हो। पर्ची पसीने से गीली हो चुकी थी।
मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन कान हर शब्द सुन रहे थे। मैं जल्दी से दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने मेरी तरफ देखा और बिना कोई लिहाज किए बोला, हाँ भाई लूली लंगड़ी, क्या चाहिए? ये नाम अब मेरी असली पहचान बन चुका था। मुझे गुस्सा बहुत आया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। मैंने पर्ची उसके हाथ में दे दी। पीछे 2 लड़के खड़े थे। उनकी हंसी की आवाज सुनाई दी। एक कहने लगा, अरे चाचा, इनको जरा रियायत दे दो, इनका सफर मुश्किल होता है। चाचा ने भी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, स्पेशल छूट, लंगड़ों की रियायत। सब हंस पड़े। मैं पत्थर बनी खड़ी रही। दिल जैसे सुन्न हो गया था। कुछ भी कहने का मन नहीं था। जी चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने चुपचाप सामान लिया, पैसे दिए और वापस लौटने लगी। रास्ते में वही लड़कियां अब पेड़ के नीचे खड़ी थीं। उनके हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स थी। एक ने मेरी तरफ देखा और बोली, देखो तो इसके चलने का स्टाइल, रैंप वॉक, लंगड़ी वर्जन। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन मेरे कदमों की रफ्तार, दिल की धड़कन सब बिखर चुके थे। घर का दरवाजा दिखा तो जैसे किसी पनाह में पहुंच गई। जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला और मेरा चेहरा देखा तो फौरन बोली, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? मैंने बस इतना कहा, थक गई हूँ। सामान उनके हाथ में पकड़ाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया और धीरे से बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो शब्द, कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को, कानों में गूंजते रहे। ये सवाल सिर्फ उन लड़कियों का नहीं था, बल्कि मोहल्ले का, रिश्तेदारों का, यहाँ तक कि मेरे घर वालों का भी। थोड़ी देर बाद नैना भाभी बोली, जल्दी नीचे आओ, माँ बुला रही हैं। वैसे भी बाहर जाकर जब आईना देखोगी तो लगेगा जैसे तूफान आया है। फिर वो हंसने लगी। मैं नीचे आई। माँ ने कहा, कल तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलवा दूंगी, सब पुराने हो गए हैं। तभी शिवानी भाभी बोली, क्या करेगी नए कपड़ों का? ना तो किसी महफिल में जाती है, ना रिश्तेदार आते हैं। रेखा भाभी मुस्कुराकर बोली, रिश्तेदार आ भी गए तो वापस चले जाएंगे। अगर ज्यादा देर तक देख लिया तो शायद हमदर्दी में कुछ दे भी जाएं। मैंने माँ की ओर देखा। वो चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ था। उस दिन का बोझ मेरी हड्डियों में नहीं, दिल में उतर गया था। दुकान पर वो सुनी गई बातें, गली की हंसी, शिवानी की चुभती बातें और वो सवाल, कौन अपनाएगा ऐसी लड़की को, सब कुछ अंदर जमा हो रहा था और उबल रहा था, जैसे कोई लावा जो बाहर नहीं आना चाहता। मैंने फिर से अपनी किताबें उठाई और खुद को उनमें डुबो दिया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। बस बार बार भगवान का नाम जुबान पर आ रहा था और आंसू बेहिसाब बह रहे थे। हे भगवान, मुझे हिम्मत दो, ताकि मैं खुद को वैसे देख सकूं जैसे तुमने मुझे देखा है। इन लोगों की नज़र में भी मेरी कदर हो। कुछ दिन बाद रेखा भाभी माँ के पास आई और बोली, माँ जी, मेरे भाई की फैक्ट्री में एक औरत काम करती है। उसका देवर है, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। 3 बच्चे हैं, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो कविता की बात कर लें। माँ ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, कर लो बात। वक्त कब किसके हक में हो जाए कहा नहीं जा सकता। मैं चुप रही। रेखा ने ये बात धीरे से शिवानी को बताई। रात को शिवानी नैना के साथ बैठकर बोली, शुक्र है कम से कम कोई तो मिला जो इस लंगड़ी को घर ले जाने को तैयार है। 2 दिन बाद माँ ने मुझे नए कपड़े दिए और कहा, इन्हें पहन लो, मेहमान आ रहे हैं। मैंने आंखों में सवाल लिए पूछा, किस लिए? माँ बोली, सिर्फ मिलने के लिए, देखेंगे, बात करेंगे। मैं चुपचाप तैयार हो गई। मेहमान आए। एक ठीक ठाक उम्र का आदमी था, साथ में 2 लड़के और शायद एक बेटी भी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। थोड़ी देर बातचीत हुई। जब चाय खत्म हुई तो वो माँ के पास आया और बोला, बहन जी, हम फिर बात करेंगे। माँ ने पूछा, आपको लड़की कैसी लगी? उसने एक पल मेरी ओर देखा और बोला, देखने में ठीक है, पर चलती है तो ऐसे जैसे जमीन तोड़ डालेगी। माँ पत्थर हो गई। फिर उसने हंसकर कहा, देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ। मुझे एक पूरी औरत चाहिए। हमदर्दी से शादी नहीं होती। वो मुड़कर चला गया। माँ कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर अंदर जाकर मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, कुछ भी नहीं हुआ, तुम अपना दिल छोटा मत करना। रात को भाभियां साथ बैठकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। अब बताओ, इससे तो 2 बच्चों का बाप तक बहाने बना रहा है, तो फिर भला कौन मिलेगा? शायद कोई अंधा ही इससे शादी करे। मैं उनकी बातें सुनती रही, न रोई न हंसी, बस सोचती रही, शायद भगवान मुझे खुद से खुद को जोड़ने के लिए सब दिखा रहा है। इसके बाद जैसे सिलसिला चल निकला। 2 और रिश्ते आए, जिनमें से एक मुझसे 40 साल बड़ा आदमी था। उसने भी मुझे देखकर ठुकरा दिया, और एक जो 10 साल बड़ा था और उसका खुद का पैर भी पूरी तरह से बेकार था, लेकिन उसने भी मुझे नहीं अपनाया। कहने लगा,
मैं लंगड़ा हूं तो क्या हुआ, मैं मर्द हूं। मैं एक ऐसी लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा। इसके बाद तो जैसे माँ की आंखों में हर समय दर्द दिखने लगा। मैंने उनकी आंखों में पहली बार फिक्र देखी, जिसमें बेबसी भी शामिल हो चुकी थी। वो जल्दी खाना पकाती और जल्दी सो जाती और कम बात करती। उनका दिल जैसे अंदर से खाली हो रहा था। एक शाम जब मैं आंगन में बर्तन धो रही थी, माँ छत से नीचे आई और सीधा नैना के कमरे में गई। दरवाजा बंद हुआ, आवाज सुनाई दी, बेटा तुम ही कुछ करो। अपने पतियों से कहो कि वो कविता के लिए कुछ करें, उसके रिश्ते के लिए, और भी कहीं बात चलवाएं। नैना ने कहा, माँ देखिए, हमने कई बार कहा लेकिन अब वो भी शर्मिंदा हो चुके हैं। क्या हर बार अपनी बेइज्जती करेंगे? माँ चुप हो गई। अगले दिन माँ ने सुबह नाश्ते के समय बड़े भैया को बुलाकर कहा, बेटा कविता की उम्र हो रही है, उसके लिए रिश्ते मुश्किल हो रहे हैं, इसलिए अभी से तुम थोड़ी तेजी दिखाओ। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरी जान निकलती है, इसलिए कुछ सोचो। भाई ने अखबार एक तरफ रखा और साफ शब्दों में कहा, अब हमें तो माफ कर दो माँ, हमने बहुत कोशिश कर ली, कोई भी ऐसे रिश्ते को अपनाना ही नहीं चाहता और हम बार बार लोगों के आगे भीख नहीं मांग सकते। ये कहकर भाई वहां से उठकर चला गया और माँ अपने आंसू छुपाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन समझ नहीं आता था कि मेरे जीवन में आखिर लिखा क्या है। सवाल तो मेरे मन में भी थे कि क्या सच में कोई भी मेरा हाथ नहीं थामेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा, अपनाएगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये था कि क्या कभी मेरी कोई पहचान बनेगी, कभी कोई मेरी भी तारीफ करेगा? क्या कभी ऐसा होगा कि लोग मुझे लूली लंगड़ी नहीं बल्कि कविता के नाम से पुकारेंगे? और क्या मेरी माँ कभी मुझ पर फक्र कर पाएगी? यही सब सोचकर मैंने एक बार फिर से खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। बैंक में फॉर्म निकला तो मैं दिन रात पढ़ाई में लग गई। इस बीच भाभीियों ने भी मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं जब भी पढ़ने बैठती तो वो कोई न कोई नया काम निकालकर मुझे बता देती और खुद दिन भर बस सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करना, सहेलियों के साथ शॉपिंग करना और साथ में बैठकर गप्पे मारना, यही करती रहती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं सोच चुकी थी कि मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देकर ही रहूंगी। और फिर आखिरकार वो दिन आया जिसका मुझे शायद सदियों से इंतजार था। रिजल्ट निकला और मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में था। उसी दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब ये बात सबको पता चली तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक अपाहिज, जो जिंदगी भर दूसरों की नजरों में बस खुद को लाचार ही महसूस करती रही, आज वो अपने दम पर नौकरी पा गई। लेकिन ये सच था जिसे कोई झुटला नहीं सकता था। लोगों के चेहरों पर खुशी तो दिखती थी, लेकिन साफ पता चलता था कि वो सिर्फ झूठी थी। भाभीियों ने भी तुरंत ही ताना मारते हुए कहा, नौकरी लग जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, रहोगी तो तुम वही लूली लंगड़ी ही। नौकरी लगने से पर थोड़ी ना लग गए हैं। उन्होंने मेरा हौसला गिराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात को ज्यादा दिल से नहीं लिया, क्योंकि भले ही ये मेरी छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन कम से कम मेरे जीवन में कुछ तो बेहतर था। लेकिन हाँ, मेरी माँ मेरे लिए बहुत खुश थी। उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुमने आज सच में बहुत बड़ा सुकून दिया है। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा जीवन साथी दे जो तुम्हारी कदर करे। माँ की इस बात को सुनकर मेरा चेहरा मुरझा गया, क्योंकि नौकरी पाना तो शायद फिर भी मेरे हाथ में था, क्योंकि उसके लिए मेहनत मुझे करनी थी। लेकिन एक अच्छा जीवन साथी जो मेरी कद्र करे, वो मेरे हाथ में नहीं है, और इसीलिए मुझे उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की और दिल लगाकर अपना काम करने लगी। बैंक दूर था, इसलिए हर रोज ट्रेन से सफर करना पड़ता था। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वही चीजें झेलनी पड़ी जो अब तक मैं झेलती आ रही थी। वही लोगों की नजरें जो मुझे लाचार और बेबस समझती थी। उन्हें लगता था कि अगर मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं तो मानसिक रूप से भी कमजोर होंगी। ऐसे लोग मुझे अपने से कमतर समझते थे। इसी वजह से ना तो स्कूल कॉलेज में कोई दोस्त बना और ना ही यहाँ। लेकिन अब मैंने भी बिना दोस्तों के जीना सीख लिया था। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती थी कि कोई मेरे साथ बैठे, मुझसे हंसे बोले या मैं अपना गम किसी से बांट सकूं। फिर एक दिन जब घर पहुंची तो एक और रिश्ता सामने खड़ा था, लेकिन उसने भी मुझे ठुकरा दिया। उसने ना तो मेरी अच्छाई देखी, ना मेरी नौकरी, बस मेरी लाचारी। भाभीियों ने तुरंत कह दिया, देखा, अपनी नौकरी पर बहुत फक्र कर रही थी,
लेकिन आज साबित हो गया कि तुम्हारी पहचान वही है जो पहले थी। नौकरी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुप हो गई। मुझे भी लगने लगा कि शायद वे सच कह रही हैं, लेकिन अब मेरे अंदर दुखों का पहाड़ जमा होता जा रहा था और मैं अपने गम को किसी से बांट भी नहीं पा रही थी। इस वजह से मैं अंदर ही अंदर मर रही थी। कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि माँ भी अब मेरी वजह से इतनी परेशान रहने लगी थी कि वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। मैं सिर्फ दवाइयों से उनका इलाज कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छे से समझ आता था कि उनकी बीमारी की असली वजह मैं ही हूँ। एक दिन बैंक में एक एम्प्लॉय का बर्थडे था। शाम को पार्टी थी, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं बुलाया गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा इन सबसे थोड़ा अलग होना ही एक गुनाह है। न जाने क्या था, लेकिन उस दिन मन बहुत भारी हो गया। घर लौटते हुए मैं घर नहीं गई, बल्कि समंदर किनारे जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि रात हो चुकी है, माँ परेशान हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं खुद ही उस ओर मुड़ गई जहां मीलों दूर तक सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और सन्नाटा फैला था। बहुत देर तक मैं वहां बैठी रही और अपने आंसू बहाती रही। फिर अचानक लगा कि माँ बेचारी वैसे ही परेशान है और अब और परेशान हो रही होगी। ये सोचकर मैं उठी और रेत झाड़ने लगी कि तभी अचानक एक लड़की जो बुरी तरह लंगड़ा रही थी, जैसे तैसे हाँफती हुई दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरे पैरों पर गिर गई। मैंने उसे उठाया। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, चेहरे और माथे से खून बह रहा था। वो रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, दीदी मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे बेचने वाले हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वहां दो हट्टे कट्टे आदमी आ गए। उन्होंने मुझे देखा और धमकाते हुए बोले, ए लड़की, चुपचाप यहाँ से निकल जा और ज्यादा होशियारी मत दिखा। अगर किसी से कुछ कहा तो जान से हाथ धो बैठेगी, समझी। ये कहते हुए उन्होंने उसके बालों से पकड़कर उस लड़की को घसीटना शुरू कर दिया। वो बेचारी उनसे छोड़ देने की भीख मांगती रही। वे हंसकर बोले, अरे क्या करेगी अच्छी जिंदगी का, वैसे भी तू तो लंगड़ी है, तेरे जैसे तो बिकने के ही लायक हैं, दुनिया पर बोझ हो, किसी काम की नहीं। तभी दूसरा आदमी बोला, क्या सोचती थी, लंगड़ी होकर हमसे कितनी दूर भाग पाएगी। और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। ये सब देखकर मेरे अंदर गजब का गुस्सा भर गया। मैं जोर से चिल्लाई, छोड़ दो उसे, वरना। मैं उन दोनों की तरफ बढ़ी। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, एक लंगड़ी दूसरी लंगड़ी को बचाएगी। और दोनों जोर से हंसने लगे। तभी एक बोला, चुपचाप चली जा, वरना तुझे भी बाकी लड़कियों के साथ बेच देंगे। उनकी ये बात सुनकर भी मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि अब तक मैं लंगड़ी होने की वजह से लोगों की बातें बहुत सुन चुकी थी। लेकिन आज जब इस बच्ची के साथ वही होते देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पीछे नहीं हटी। उनमें से एक मेरी तरफ गुस्से में बढ़ा। मैं थोड़ी डरी, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था और मैं तो ठीक से दौड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन आज कुछ भी हो, मुझे उस बच्ची को बचाना था। अचानक मेरी नज़र पास पड़ी लकड़ी की एक मोटी छड़ी पर गई। मैंने झट से उसे उठाया और उसके सिर पर दे मारा। वो लड़खड़ाया और नीचे गिर पड़ा। वहीं एक नाव उल्टी रखी थी, जिससे एक कील बाहर निकली हुई थी। वो कील उसकी आंख में लग गई और खून बहने लगा। वो दर्द से तड़पने लगा। ये देख उसका साथी मुझे मारने के लिए दौड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने झट से रेत उठाकर उसकी आंखों में फेंक दी। वो कुछ नहीं देख पाया। फिर मैंने पीछे से उसके सिर पर डंडे से 2 वार किए और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उस लड़की को पास बुलाया और कहा, डरने का वक्त नहीं है, अब हमें इन्हें सबक सिखाना होगा और पुलिस को सौंपना होगा। ये सुनकर वो लड़की भी थोड़ा संभली और मेरा साथ देने लगी। मैंने तुरंत अपने दुपट्टे को फाड़कर 2 टुकड़े किए और उनके हाथ और मुंह कसकर बांध दिए। तभी वो लड़की बोली, दीदी ये कुल 4 लोग हैं, 2 तो ये रहे और 2 बाकी की लड़कियों को कंटेनर में लेकर जा रहे हैं। उन्हें विदेश ले जाया जा रहा है। मैंने जब दूर देखा तो मुझे एक कंटेनर दिखाई दिया। पहले तो थोड़ी देर बैठकर मैं वहीं पर सांस ली। वे दोनों आदमी हल्की हल्की बेहोशी में जा चुके थे। मैं सोचने लगी कि थोड़ी देर और अगर ये नहीं पहुंचे तो इनके बाकी दोनों साथी इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। ये जरूरी नहीं था कि मैं उन दोनों को रोक पाऊं। मुझे कुछ भी करके पुलिस को बुलाना होगा और इन लोगों को पकड़वाना होगा। यही सोचकर मैंने उन दोनों आदमियों को वो जो बोट उल्टी रखी हुई थी उसके नीचे जैसे तैसे छुपा दिया। तभी मुझे उस बोट से एक रस्सी भी मिली। मैंने उसे अपने पास रख लिया और तुरंत फोन करके पुलिस को इस पूरे वाकये के बारे में बताया।
इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि हम वहां बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, लेकिन तब तक आप सुरक्षित रहें। मैं वहां पर पुलिस का इंतजार करने लगी कि तभी मैंने देखा कि दूर से 2 आदमी हमारी तरफ ही आ रहे हैं। मैं समझ गई कि ये इन लोगों के बाकी के साथी हैं। मैं तुरंत उस लड़की को लेकर पास में ही जो जंगल शुरू हो रहा था वहां छुप गई। वे आदमी काफी देर तक यहाँ वहां देखते रहे। उन्होंने अपने उन दोनों साथियों का नंबर भी मिलाया, लेकिन भगवान की कृपा से उनका फोन या तो साइलेंट था या फिर मिल नहीं रहा था। उनके फोन की घंटी नहीं बजी। ये देखकर मैंने थोड़ी देर चैन की सांस ली, वरना उन्हें पता चल जाता कि उनके साथियों को किसी ने मारकर इस बोट के नीचे छुपा दिया है। फिर उनमें से एक बोला, मुझे लगता है कि वे दोनों उस लड़की को शायद पकड़ नहीं पाए हैं और कहीं दूर निकल गए हैं। लेकिन अब हम और ज्यादा यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें वहां वक्त पर पहुंचना है। ये बॉस का ऑर्डर है, इसलिए ऐसा करते हैं कि हम दोनों निकलते हैं। ये कहकर वे वहां से जाने लगे तो मैं परेशान हो गई। वो बच्ची बोली, दीदी ये लोग तो उन लड़कियों को लेकर जा रहे हैं, अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं उन बाकी की बच्चियों को कैसे बचाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि पुलिस को तो आने में अभी वक्त था और मुझे किसी भी तरह से इन्हें भी यहाँ पर रोक कर रखना था। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा कि तुम जंगल के दूसरी तरफ तेज आवाज में बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागो, बाकी मैं उन्हें देख लूंगी। उस बच्ची ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसके चिल्लाते ही वे दोनों आदमी उसे पकड़ने के लिए जंगल की ओर अंदर आए। वे दोनों लड़की को पकड़ने के लिए जंगल में अलग अलग दिशा में गए और मैंने इस चीज का फायदा उठाया। मैं धीरे से एक आदमी के पास पहुंची और जैसे ही वो पलटा, मेरे बैग में जो पेपर स्प्रे रहता था उसे मैंने उसकी आंखों में छिड़क दिया, जिससे उसे तेज जलन हुई और वो वहीं बिलबिलाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने तुरंत उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया और ठीक ऐसा ही मैंने उनके चौथे साथी के साथ भी किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उन सभी लड़कियों को बचा लिया गया और बस अगले ही दिन हर अखबार की सुर्खियों पर सिर्फ मेरा ही नाम था। मेरी ही तस्वीर फ्रंट पेज पर छपी हुई थी। सुबह जब हुई तो मेरे घर के बाहर रिपोर्टर्स की लाइन लगी हुई थी। हर कोई मेरा इंटरव्यू लेना चाहता था। ये देखकर मेरी भाभियों और मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनमें से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन मुझे इतनी बड़ी पहचान मिल जाएगी। घर लौटकर मैंने इस हादसे के बारे में माँ से भी कुछ भी नहीं कहा था और जब अचानक से ये सब हुआ तो वे सब हैरान रह गए। फिर मैंने पूरा वाकया एक एक करके बताया। इसके बाद तो जैसे बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहता था। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट्स की तरफ से सरकारी सम्मान देने के लिए बुलाया गया और मुझे जिले के डीएम ने अपने हाथों से इनाम दिया। वहाँ एक से एक बड़े पॉलिटिशियंस भी मौजूद थे। हर कोई मुझसे हाथ मिलाना चाहता था और लोग मेरी बहादुरी की तारीफें करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। एक ऐसा गैंग जिसने न जाने कितने ही लंबे समय से पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। उनके आदमी बहुत चालाक थे और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो चुका था। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसके बाद तो ऐसा लगा कि अब अचानक से सबकी नजरें मेरे लिए बदल गई हैं। हर कोई मुझसे इज्जत से पेश आने लगा। अब किसी की नजर में मेरा लंगड़ापन नहीं दिख रहा था, बल्कि हर कोई मुझसे रिश्ता जोड़ना चाह रहा था। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब सिर्फ आज जो मुझे पहचान मिली है उसी का ही नतीजा है। असल में तो उनके मन आज भी मेरे लिए अंदर से काले ही हैं। इसीलिए मैंने कभी किसी को भी खास दर्जा नहीं दिया और चुपचाप वही रूटीन फॉलो करती रही जो अब तक करती आ रही थी। पुलिस की तरफ से मुझे पता चला कि उन सभी लड़कियों को एक एक करके सुरक्षित उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। और फिर एक दिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन उतरा और जब उसने अंदर आकर जो बात कही उसे सुनते ही हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो एक बहुत बड़ा नेता था जो मुझसे शादी करना चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया था और वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुआ था। मैंने उस वक्त उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने मुझे सोचने के लिए वक्त दिया और वहां से चला गया। मेरी माँ और भाभियां तो बहुत खुश हो रही थीं। माँ इसलिए कि मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, और भाभियां
इसलिए क्योंकि अगर मेरा रिश्ता एक इतने बड़े पॉलिटिशियन से हो जाता तो उनका रुतबा भी बहुत बढ़ जाता और शायद लगे हाथ वे भी बहती गंगा में हाथ धो लेती। भाभियां बार बार मुझ पर दबाव डाल रही थी कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम तुरंत ही उन्हें फोन करके हाँ कह दो। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मेरे लिए ये फैसला सही होगा। इसी बीच मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई और सामने से जो भी इंसान बात कर रहा था उसने मुझसे कहा, मैं जानता हूं कि आपके लिए आज एक बहुत बेहतरीन रिश्ता आया है। मैं आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मैं आपका एक शुभ चिंतक हूँ और आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ। आप चाहें तो ये शादी कर सकती हैं, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, क्योंकि ये रिश्ता नहीं एक सौदा है। वो इंसान जो आज आपके घर आया था वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। वो आपसे रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ना चाहता है क्योंकि वो अपने पॉलिटिक्स के करियर को और बेहतर बनाना चाहता है। इस वक्त आप हर अखबार की सुर्खियों में हैं, हर न्यूज चैनल पर छाई हुई हैं। अगर आपकी शादी उस राजनेता से हो जाती है तो लोगों के दिलों में उसके लिए भी हमदर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके लिए तो पहले ही लोग तारीफें करते थक नहीं रहे हैं। फिर वो आपको राजनीति के क्षेत्र में उतार कर अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। सीधी बात यह है कि आप उसकी पत्नी नहीं, एक सीढ़ी बनेंगी जिसका इस्तेमाल वो अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए करेगा। इससे पहले कि मैं उस इंसान से पूछती कि वो कौन है, उसने फोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन उस अनजान आदमी की बात पर मुझे भरोसा हो रहा था, क्योंकि मुझे खुद भी वो पॉलिटिशियन एक नजर भी नहीं भा रहा था। उसकी निगाहें, बोलचाल का तरीका, सब कुछ लालच से भरा हुआ था। यही सोचकर मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। ये सुनते ही मेरी भाभियां बौखला गईं। माँ भी मुझे समझाने लगी कि मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने ये फैसला करके कोई गलती नहीं की। मेरे इनकार से उस पॉलिटिशियन के गुरूर को ठेस पहुंची और उसने गुस्से में मुझे धमकी दी, तूने मुझे ठुकरा कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। इधर एक दिन जब मैं अपने काम से लौट रही थी तो अचानक मुझ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने मुझे बचा लिया। उसी रात जिले के एसपी मेरे घर आए और उन्होंने कहा, आपने जो काम किया है उसकी वजह से अब आपके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। आज जो हमला हुआ है वो इन्हीं में से किसी ने करवाया है, इसीलिए आपकी सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल्स की तैनाती घर के बाहर की जा रही है। ये सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा कि मेरे जीवन में आखिर हो क्या रहा है। अचानक से इतना बड़ा मोड़, ये दुश्मनी, ये सब कुछ मेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए नहीं बना है। इस हादसे से मेरी माँ बहुत बुरी तरह घबरा गई और फिर उन्होंने एक बार फिर मेरी जल्द से जल्द शादी करने की ठान ली। उन्हें लगने लगा था कि इतनी शोहरत पाने के बाद शायद कोई तो होगा जो मुझे अपनाएगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ वक्त के साथ था। जब तक मैं सुर्खियों में रही तब तक लोग मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरा नाम चर्चा से बाहर हुआ और ये खबर ठंडी पड़ी, वैसे ही लोगों का रवैया फिर से वही हो गया और एक बार फिर वही इनकार माँ को बार बार सुनना पड़ा। अब वो बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी, क्योंकि उन्हें मेरी जान का खतरा हर वक्त दिखाई देता था। इसी बीच एक दिन मेरे घर एक कबाड़ी वाला आया और उसने माँ से मेरा हाथ मांगा। ये देखकर मैं दंग रह गई। मुझे लगा था कि शायद मेरे घर वाले इस रिश्ते से इनकार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ ने मुझे समझाया, बेटा अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सबकी भी बन गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द शादी करके अपना घर बसा लो और इन सब झंझटों से दूर हो जाओ और मुझे भी इस बोझ से मुक्ति दो। माँ की ये बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। फिर मैंने भी इसे अपनी किस्मत समझकर अपना लिया और इस शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी भाभियां तो बहुत खुश थीं। उन्हें लगा कि अब मुझे मेरी अकड़ का जवाब मिल गया है और मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जिसके काबिल वे मेरी औकात समझती थी। 1 हफ्ते बाद ही शादी थी। तैयारियां बहुत मामूली थी, क्योंकि ना तो उस आदमी के पास इतना पैसा था और ना ही हमारे पास, इसलिए बहुत साधारण तरीके से सब कुछ हो रहा था। भाभियां दिन रात मुझे ताना मार रही थी। हमने तो पहले ही कहा था, उस राजनेता से शादी कर लेती तो रानी बनकर रहती। अब जा इस कबाड़ी वाले के घर और उसके साथ गली गली घूम घूम कर
कबाड़ा बेचना। ऐसे आदमी से शादी करने के बाद तो शायद बैंक वाले भी तुझे निकाल देंगे। एक भाभी ने हंसकर कहा, आखिर इस लंगड़ी ने कर ही लिया ना सब बर्बाद। यही इसकी किस्मत है, कभी नहीं बदलेगी। ये भी लाचार है और इसकी किस्मत भी लाचार है। बेचारी इतनी मेहनत करके नौकरी पाई थी, सोच रही थी कि कोई राजकुमार आएगा और ब्याह कर ले जाएगा, लेकिन देखो मिला कौन, एक कबाड़ी। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने इसे भगवान का फैसला समझकर दिल से अपना लिया और सोच लिया था, जो भी हो जैसा भी हो, वो इंसान मेरा पति होगा और मैं पूरे मन से उसे अपनाऊंगी। अगले दिन शादी हो गई और मैं खामोशी से अपने पति के साथ विदा होकर गाड़ी में बैठकर आ गई। मुझे हैरत तो इस बात की हो रही थी कि उसने बेचारे ने मेरी खातिर न जाने कितनी मुश्किल से इस गाड़ी का किराया जुटाया होगा। तकरीबन कुछ घंटे का सफर तय करने के बाद हम एक चौड़ी सी रोड के अंदर दाखिल हुए। वहां पर जो आसपास का माहौल दिख रहा था वो मुझे हैरत में डाल रहा था। मैंने अपने पति से पूछा, आप यहाँ रहते हैं? वो सिर्फ मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। और फिर हमारी गाड़ी एक बंगले के बाहर रुकी। मैं हैरान परेशान से उसके साथ अंदर पहुंची। सफेद संगमरमर की जमीन, खूबसूरत रंग बिरंगे पर्दे, बड़े बड़े झूमर, हॉल में पड़ा हुआ सोफा, ये सब देखकर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैंने जैसे ही अपने पति को देखा तो वो एक बार फिर से मुस्कुराया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाया। वो जानता था कि इस वक्त मेरे मन में हजारों सवाल हैं। सबसे पहले उसने मुझे एक गिलास पानी दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे पर लगी हुई दाढ़ी मूंछों को निकाल दिया। ये देखकर तो मैं और भी ज्यादा दंग रह गई कि ये वो इंसान नहीं है जो अब तक हमारे सामने था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, आप कौन हैं और आपने इस तरह से मुझे और मेरे घर वालों को धोखा क्यों दिया? ये कहते ही अचानक न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस इंसान को मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा था। तभी मेरा पति कहने लगा, याद करने की कोशिश कर रही हो ना कि मुझे कहाँ देखा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, मैं इस जिले का एसपी अमन वर्मा हूँ। उनके मुंह से ये बात निकलते ही मुझे अचानक याद आ गया कि ये तो वही है जो मेरे घर पर 2 कांस्टेबल्स को तैनात करवाने के लिए आए थे। मैं हैरान होते हुए उनसे बोली, आप इतने बड़े अधिकारी और आपने मुझ जैसी एक मामूली लंगड़ी लड़की से शादी क्यों की? भला आपको ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई थी? वो मुस्कुराकर कहने लगे, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि मैंने तुमसे खुशी खुशी शादी की है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी ये बात सुनकर तो मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगी। वो कहने लगे, दरअसल जिस दिन तुमने उन लड़कियों को बचाया था उसी दिन तुम्हारे बारे में जानकर मेरे दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर जब तुम्हें सरकार की तरफ से इनाम दिया गया तो मैं वहीं पर था। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोलापन, सब कुछ मुझे भा गया और दिल अपने आप तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। फिर मुझे पता चला कि वो पॉलिटिशियन तुमसे शादी करना चाहता है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है, इसीलिए मैंने कुछ ना कहने का फैसला लिया। लेकिन जब मुझे उस पॉलिटिशियन के इरादों के बारे में पता चला तो मैंने तुम्हें फोन करके उसके बारे में बताया। साथ ही साथ मैं ये भी देखना चाहता था कि क्या तुम भी उन बाकी लड़कियों जैसी हो जो सिर्फ पैसा, पद और रुतबा देखती हैं। अगर ये सब तुम्हारे लिए मायने रखता तो तुम हरगिज इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करती। लेकिन तुमने वही किया जो मेरा दिल बार बार तुम्हारे लिए कह रहा था, जिससे मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि तुम सच में सबसे अलग हो और तुम्हारे लिए प्यार मायने रखता है, पैसा नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में कुछ शक की गुंजाइश थी। क्या करूं? जब से होश संभाला है अपने आसपास सिर्फ ऐसे ही लोगों को देखा है जिन्हें पैसा, रुतबा और ताकत से प्यार है। मुझे कभी भी वो सच्चा प्यार नहीं मिला जो मैं दूसरों को देता रहा। मेरे माँ बाप भी बस सिर्फ पैसे और रुतबे की दौड़ में शामिल रहे। उनके पास कभी भी इतना वक्त नहीं रहा कि वो मुझे वो प्यार देते जो मैं डिजर्व करता था। और उसके बाद जब मैं सच्चे प्यार की तलाश में निकला तो देखा कि जो भी मुझसे रिश्ता जोड़ना चाह रहा था वो सिर्फ मेरे पद से प्यार करता था, मुझसे नहीं। और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने असली रूप में नहीं बल्कि भेष बदलकर तुम्हारे सामने ये शादी का प्रस्ताव रखूंगा। और इसीलिए मैं कबाड़ी वाले के रूप में तुम्हारे घर आया और तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया।
मेरा प्यार जीत गया और शक हार गया। कविता, सच कहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हें किस नाम से पुकारती है और तुम्हें किस नज़र से देखती है। तुम एक बार बस खुद को मेरी नज़र से देखो तो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम में जो सच्चाई है वो किसी में नहीं है। अमन के मुंह से ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि अगर जीवन में उसे सच्चा प्यार नहीं मिला था तो मैं भी तो बिल्कुल उसके जैसी ही थी। मैंने तुरंत भागकर उसे गले से लगा लिया। जब सबको इस बात का पता चला कि मेरा पति कोई कबाड़ी वाला नहीं बल्कि जिले का एसपी है तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई मेरी किस्मत पर हैरान था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन सच में मेरी शादी एक राजकुमार से ही हो जाएगी। मेरी भाभियां तो अब जलन में दिन रात कुढ़ रही थीं, लेकिन माँ मेरी बलाएं लेती नहीं थकती थी। कुछ दिनों के बाद ही अमन मुझे शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गया। वहां उसने मेरा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिसकी मदद से सिर्फ एक सर्जरी के बाद मेरा पैर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ये सुनते ही हम दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे और फिर अगले महीने ही मेरी सर्जरी हो गई। इसके कुछ दिनों बाद मैंने जब जमीन पर अपना पहला कदम रखा तो मैं खुशी से फूली नहीं समाई, क्योंकि मेरा पैर बिल्कुल सीधा पड़ रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे चली, लेकिन फिर अचानक खुशी इतनी ज्यादा हुई कि मैं दौड़कर अमन के गले लग गई। अमन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, कविता, क्या तुम यूं ही मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ चलोगी? मैंने मुस्कुराकर उसे एक बार फिर से गले लगा लिया। हम दोनों घर आ गए। मैंने देखा कि अमन ने मेरे लिए पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। वो कहने लगा, अब यह हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। 2 दिन के बाद वो मुझे मेरे घर लेकर गया और जब माँ ने मुझे अपने दोनों पैरों पर सही से चलते हुए देखा तो वो तो हैरान रह गईं। भाभियां भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं। माँ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर अमन ने उन्हें सब कुछ बताया। भाभियां कहने लगी, हमें तो लगा था कि ये शायद पूरी जिंदगी लूली लंगड़ी ही रहेगी और बोझ ही बनी रहेगी। अमन तुरंत आगे बढ़कर बोला, मेरी पत्नी किसी पर बोझ नहीं बल्कि वो मेरा फक्र है। ये सुनते ही भाभियों के मुंह बंद हो गए। घर वापसी पर अमन ने मुझसे कहा, अब तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने कहा, सच में? मैंने सब्र किया और आज भगवान ने मुझे उसका वो फल दिया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।